पंजों में दबे खरगोश को ऊंचे से पटकते हुए बाज ने कहा, आज मैं तुझे खाऊंगा नहीं। दयालु बाज ने उसे सचमुच नहीं खाया, उसने सिर्फ देखा खरगोश को तड़पकर मरते हुए। ऐसे दयालु राजा, कॉमास में दयालु, ऐसे दयालु राजा और ऐसे मरते खरगोशों पर नज़र रखने वाले अभिसार शर्मा आज हमारे बीच हैं और उनका विषय है ज़मीनी पत्रकारिता की चुनौतियां। तो मैं उनको सादर आमंत्रित कर रहा हूं कि वे अपनी बात रखें। मंच पर मौजूद तमाम गणमान्य व्यक्ति, छत्रपति जी का परिवार और सभा में मेरे सीनियर्स जूनियर्स, आप सबको मेरा नमस्कार। छत्रपति रामचंद्र छत्रपति, मैंने कल्पना नहीं किया था कि 2017 में जब गुरमीत राम रहीम को सजा मिली थी और उसके बाद एबीपी न्यूज़ का पत्रकार होते हुए मैंने उन पर न जाने कितने शोज किए थे और आज एक ऐसा मौका आएगा कि जब उनके नाम पर मुझे सम्मानित किया जाएगा। मैं आपको बता नहीं सकता आज का ये मेरा दिन कितना यादगार है, कितना खूबसूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। देखिए, रामचंद्र छत्रपति जो है ना, एक जज्बा है। मैं उनके बारे में सोच रहा था, मुझे आज बात करनी है जमीनी पत्रकारिता की, तो मैं सोच रहा था कि रामचंद्र छत्रपति क्या है। मेरे जहन में एक नाम याद आया और इत्तेफाक देखिए कि शायद दूसरे या तीसरे साल जिस शख्स को यह पुरस्कार दिया गया, कुलदीप नायर, उन्होंने भी उसी शख्स से उनकी तुलना की थी, भगत सिंह। इस जज्बे के क्या मायने हैं ये मैं आपको बताने वाला हूं, मगर इस मंच से दो आवाजें, दो शब्द निकले, न्यूट्रलिटी और हौसला। न्यूट्रलिटी यानी तटस्थता और हौसला। अंशुल जी कह रहे थे कि मैं नहीं जानता कि पिताजी को कहां से हौसला मिलता है, मगर अपने संबोधन में उन्होंने एक बात कही मुझे कि वो बहुत हंसते थे, छोटी छोटी बातों पे हंसते थे, छोटी छोटी बातों को लेकर उनके चेहरे पर मुस्कान आती थी। मैंने इसी मंच पर उनकी मृत्यु के 20 साल बाद दो लोगों के गले भरते देखा है, चावला जी का और खुद अंशुल जी का। यह है उनकी विरासत, उनका हौसला, ये सामने बैठा हुआ उनका अपना परिवार। आप जानते हैं कि जो भी साहसी व्यक्ति होता है, बहादुर व्यक्ति होता है, वो अपनी ताकत ऐसे छोटे लम्हों से लेता है, अपने परिवार से लेता है, क्योंकि जब तक उसके दिल में परिवार का दर्द ना हो, परिवार की मान्यताएं, परिवार का संस्कार ना हो, वो सच की लड़ाई नहीं लड़ सकता, और पूरे सच की लड़ाई तो बिल्कुल भी नहीं लड़ सकता। यह खूबसूरती है उस जज्बे की। और आपको अंदाजा, कम से कम आप लोगों को है, मगर शहर के बाहर अंदाजा नहीं है छत्रपति जी के ब्रांड का। अभी बताया अंशुल जी ने कि सरकारें जितनी भी आई, किसी ने मदद नहीं की। आपको यह भी भूलना चाहिए कि 2017 में जब फैसला आया था तो सत्ता पक्ष के एक सांसद ने यह कहा था कि हम अदालत के फैसले पर विश्वास करें या उन दो बलात्कार पीड़ितों पर। नहीं, उन्होंने कहा था कि हम उन दो बलात्कार पीड़ितों पर विश्वास करें या गुरमीत राम रहीम पर, जबकि अदालत फैसला दे चुका था। छत्रपति जी का इस व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष था, यानी कि सजा मिलने के बावजूद कुछ लोग उनके अपराधों को सही ठहराने का प्रयास कर रहे थे। इतना चुनौतीपूर्ण काम था। 2002 जैसे जिक्र किया गया, उस वक्त ना यूट्यूब था, न्यूज चैनल्स थे, उस कदर नतमस्तक नहीं थे जैसे कि आजकल है। मगर हमारे जो छोटे छोटे इलाके हैं, क्योंकि उस वक्त सिरसा भी एक किस्म का मुफस्सिल इलाका था, उन्हें उस तरह की कवरेज, उस तरह की प्राथमिकता मुख्य धारा में नहीं मिल रही थी।
और उस दौरान एक आदमी कुछ पीड़ितों के साथ खड़ा हुआ था बगैर इस चीज का परवाह किए कि उसका एक परिवार है, उसका एक बेटा है, और फिर उसे उस बात की कीमत चुकानी पड़ी। जमीनी पत्रकारिता, आदर्श जमीनी पत्रकारिता करने वाले लोग जो हैं वो आज भी उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। दूसरा शब्द, पन्नू साहब ने न्यूट्रलिटी कही, बिल्कुल सही कहा आपने। आप मुझे बताइए ना, न्यूट्रलिटी, तटस्थता, एक तरफ गुरमीत राम रहीम, दूसरी तरफ उसकी 2 बलात्कार पीड़िता, इसमें कहां से न्यूट्रलिटी है भाई? कैसी न्यूट्रलिटी है? आपको पक्ष लेना पड़ेगा एक का। और अगर आप लोग मुझे फेसबुक पे फॉलो करते हैं तो मेरा तो फलसफा यही है। एली वीजल एक यहूदी राइटर थे, एक ज्यूइश राइटर थे, उन्होंने लिखा था कि द न्यूट्रलिटी स्ट्रेंथन्स द ऑप्रेसर एंड वीकन्स द ऑप्रेस्ड, यानी कि तटस्थता से जो ताकतवर है वो और ताकतवर बनता है और जो कमजोर है वो और नीचे गिरता है। इसलिए ढकोसला ना किया जाए न्यूट्रलिटी का। मगर पिछले 7 सालों से तो मीडिया न्यूट्रल भी नहीं है। किसकी नौकरी बजाते हैं ये लोग, किसकी सेवा करते हैं, आप सब देख रहे हैं। दोस्तों, जमीनी पत्रकारिता की चुनौतियां समझाने के लिए मैं कुछ किरदार आपके सामने पेश करूंगा। अभी कुछ दिनों पहले क्या हुआ, अचानक खबर आई कि पवन जायसवाल को कैंसर हो गया है। पवन जायसवाल कौन? पवन जायसवाल उत्तर प्रदेश का एक पत्रकार, जिसने मिड डे मील स्कीम्स में धांधली को लेकर खबर की थी। उसने वो खबर की जिसका मकसद था हमारे गरीब बच्चों के साथ किस तरह का अन्याय हो रहा है। और आप जानते हैं, उसे उत्तर प्रदेश सरकार ने इतना परेशान किया, और अब मुझे पता चला उन्हें कैंसर भी हो गया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं यह आदमी किस संघर्ष से गुजर रहा है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कैंसर उनको उस वजह से हुआ, नहीं, मगर एक आदमी जो सच की लड़ाई लड़ रहा है, उसकी राह कितनी कठिन है। ये वो गिने चुने लोग हैं जो आज की तारीख में हमारे गांव से, हमारे मुफस्सिल इलाकों से आप तक खबर, असली तस्वीर ला रहे हैं। आज से 1 साल पहले हाथरस में एक गुड़िया के साथ दुष्कर्म हुआ था। केरल का एक पत्रकार वहां जाता है, वहां वो पहुंचता नहीं है, मगर प्रशासन उसके खिलाफ यूएपीए लगा देता है, आतंकवाद की धाराएं लगा देता है। वो पत्रकार आज भी जेल में है। कितना बड़ा ढकोसला है इस देश का लोकतंत्र। और ये सब हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम में से कई लोग अंधभक्ति के चलते कह सकते हैं कि हमें क्या, क्योंकि वो अंधभक्ति हम पर इतनी हावी है, वो छद्म राष्ट्रवाद का धतूरा इस कदर हमें चटाया जा चुका है कि हम ये देख नहीं रहे हैं कि जो लोग आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, आप उनको नहीं सुनना चाहते, आप उन्हें देशद्रोही बताते हैं, आप उन्हें टारगेट करते हैं। राम रहीम को आप सब जानते हैं, मैं आपके सामने 2 और नाम लाना चाहूंगा। और ये 2 नाम मैं आपको इसलिए ला रहा हूं क्योंकि इन दोनों को मैंने बतौर रिपोर्टर कवर किया है, और जमीनी पत्रकारिता इनके अत्याचार के सामने किस कदर धराशायी हुई है उसका जिक्र मैं आपको करना चाहूंगा। 2 नाम, SR कल्लूरी और शहाबुद्दीन। इन दोनों में से किस नाम से आपका परिचय है? कौन है शहाबुद्दीन? सीवान के डॉन लोग कहते थे उनके, सीवान के सांसद भी हुआ करते थे। और SR कल्लूरी बस्तर के IG। ये दोनों खबरें मैंने की हैं क्योंकि जब शहाबुद्दीन रिहा हो गए थे तिहाड़ जेल, अभी जाने से पहले, अब तो खैर वो अब जिंदा ही नहीं है, वो राजदेव रंजन नाम के एक पत्रकार की बेरहमी से हत्या करवा दी गई थी, और आरोप, गुनाह जो है वो शहाबुद्दीन पर सिद्ध हुआ था। राजदेव रंजन सीवान में बैठ के वो पत्रकारिता करने का हौसला कर रहा था। मैं जब सीवान गया था, बिहार एक ऐसी जगह है, आप किसी भी गली कूचे में खड़े हो जाइए, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती लोगों से साउंड बाइट्स के लिए। लोग राजनीति के इतने जानकार होते हैं कि आपको किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल जैसे हरियाणा में भी आप किसी भी गली कूचे में खड़े हो जाइए, लोगों के पास कहने के लिए इतनी खूबसूरत बातें होती हैं, इतनी मजेदार बातें होती, क्या बताएं। लोग डरे हुए थे जब मैं सीवान गया था, कोई कहने को राजी नहीं था बिहार जैसी जगह में, क्योंकि डॉन वापस आ चुका था।
राजदेव रंजन की हत्या कर दी जाती है। वो राजदेव रंजन जो ऐसे ही मुफस्सिल इलाके में काम करने वाला पत्रकार था। एसआर कल्लूरी, बस्तर का आईजी। अब आप कहेंगे कि मैं डॉन से इसकी तुलना क्यों कर रहा हूं। बस्तर का आईजी जब रमन सिंह की सरकार थी छत्तीसगढ़ में, आप जानते हैं एक पत्रकार ने व्हाट्सएप ग्रुप में सिर्फ एसआर कल्लूरी को लेकर एक लतीफा, एक जोक पोस्ट किया था, जेल में डाल दिया सिर्फ एक जोक पोस्ट करने के लिए। कौन एसआर कल्लूरी? एसआर कल्लूरी इत्तेफाकन देश के दूसरे या तीसरे सबसे ज्यादा ताकतवर आदमी के बहुत खास भी माने जाते हैं। अजीत डोभाल साहब के खास माने जाते हैं वो। फिर एक और पत्रकार से मैं रूबरू हुआ जब मैं रिपोर्टिंग कर रहा था, नाम था संतोष यादव। संतोष वहां रहने वाले उन गिने चुने पत्रकार थे जिनके पास आदिवासी आते थे, अपनी कहानियां सुनाते थे, और वो अक्सर अपने अखबार में या अलग अलग मंचों के जरिए उनकी कहानियां बताता था। उस पर भी सिद्दीक कप्पन की तरह यूएपीए आतंकवाद की धाराएं लगा दी गई। 6 महीने तक उसे टॉर्चर किया गया। जब मैं वहां पहुंचा और उसकी बीवी से मिला तो सिवाय आंसू के उसके पास कुछ नहीं था। मगर मैंने उससे एक सवाल पूछा। मैंने बोला, अगर संतोष रिहा हो जाते हैं तो क्या आप उनसे कहेंगे कि ये बंद कर दो पेशा? कहती, मैं बिल्कुल नहीं बंद करूंगी, क्योंकि यही तो ताकत है उनकी। मैं बता नहीं सकता हूं, आज भी जब मैं आपसे कह रहा हूं ना, मेरी रूह जैसे कांप जाती है ना, बिल्कुल उसके शब्द हैं। कायदे से मैं चाहता ये था परमानंद जी कि अगर वो तमाम मेरी रिपोर्ट्स का छोटा छोटा एक क्लिप में दिखा पाता यहां, तो मैं वो बेहतर आपको और समझा पाता। मैं फिर उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर एडीजी से मिला छत्तीसगढ़ के, और मैंने उनसे कहा कि ये क्या हो रहा है। एक एसआर कल्लूरी है जो इस तरह से लोगों को व्हाट्सएप पर जोक करने के लिए जेल भेज रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है संतोष यादव को जो जमीनी पत्रकारिता कर रहे हैं। और यही नहीं, एक आदिवासी को रातों रात पुलिस ले जाती है और अगले दिन उसकी लाश पहुंचती है, और पुलिस अपनी रिपोर्ट में लिखती है कि यह हार्डकोर नक्सली आतंकवादी है। उसका आधार कार्ड है भाई, एक नक्सली जिनका आतंकवादी का आधार कार्ड होगा। मतलब ये लोग क्या समझते हैं लोगों को। मगर हुआ क्या कि जब मैंने लॉ एंड ऑर्डर एडी से मुलाकात की और जब मैंने उनसे कहा कि ये क्या हो रहा है, मगर उसका एक फायदा ही हुआ दोस्तों कि 1 या 1.5 महीने बाद संतोष यादव को रिहा कर दिया गया। मेरी बात उनके परिवार से बाद में हुई तो उन्होंने कहा कि कम से कम आप लोगों के उस खबर करने की वजह से इन्हें यह इस बात का आभास हो गया कि भाई हम एक हद तक उन्हें टॉर्चर कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। आखिरकार उन्हें रिहा करना पड़ा। मगर मैंने यह सोचा था कि एसआर कल्लूरी जैसे लोगों पर कार्रवाई होगी। राम रहीम जेल में है, शहाबुद्दीन का भी अंत कोई बहुत अच्छा नहीं हुआ क्योंकि वो तिहाड़ में गए, फिर वो बीमार हो गए और फिर उनकी मौत हो गई। एसआर कल्लूरी जब छत्तीसगढ़ के चुनाव हो रहे थे तो एसआर कल्लूरी के खिलाफ विपक्ष की कांग्रेस जो है उनका नाम ले लेकर चुनावी अभियान करती थी। मगर आप जानते हैं जैसी कांग्रेस सत्ता में आई तो क्या हुआ, एसआर कल्लूरी को एक और खूबसूरत पोस्टिंग दे दी गई। मैंने भूपेश बघेल साहब से पूछा कि जो आदमी इस तरह से पत्रकारों को जेल में भेज रहा है उसको आप लोग इस तरह से नायाब पोस्टिंग दे रहे हैं। उनके पास कोई जवाब नहीं था। यह इस समाज की एक बहुत बदनुमा हकीकत है। जो जमीनी पत्रकारिता करते हैं दोस्तों, उनको उनके बैकअप के लिए, उन्हें संभालने के लिए कोई नहीं होता है। मगर जो सत्ता के लिए काम करते हैं, सत्ता उनसे फायदा निकलवा लेती है और सत्ता अक्सर उनके लिए रहती है। कितनी बड़ी त्रासदी है दोस्तों कि इस तरह से चीजें होती हैं। इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि छत्रपति जो हैं वो एक जज्बा हैं, और छत्रपति जी की फहरिस्त में ये जो तमाम पत्रकार काम कर रहे हैं उनके जज्बे से भी आप मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। एक बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं और आई थिंक ये सब हमारे स्टैंडिंग ओवेशन के हकदार हैं।
शुक्रिया। और जमीन पर काम करने वाले पत्रकारों के लिए मुश्किलें कम नहीं है दोस्तों। आजकल क्या हो रहा है, पृष्ठभूमि क्या है जहां हमें इस वक्त किसान आंदोलन हो रहा है, इतना खूबसूरत आंदोलन। एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, चूंकि मैं हरियाणा की जमीन पर हूं, मैं एक बार फिर हाथ जोड़कर, शीश झुकाकर मेरे जो किसान भाइयों को नमन करना चाहता हूं। आप लोगों ने इस देश को बताया है सत्याग्रह की ताकत क्या होती है। इस नाउम्मीद देश को आपने एक उम्मीद की किरण दी है कि सामने चाहे कितना भी बड़ा अत्याचारी हो, अगर आप गांधी के सिद्धांतों पर यकीन करते हैं तो आपके सामने झुकता है, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, और आप हैं वो। मैंने हमेशा, देखिए, मैंने किसानों का साथ इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो 3 कृषि कानून जो हैं उनके खिलाफ थे। मैंने आपका साथ इसलिए दिया क्योंकि आपको आंदोलन करने का हक है, और वो हक सबको है। और अगर कोई आंदोलन करेगा तो वो देशद्रोही नहीं बन जाएगा। शाहीन बाग में कुछ माएं, कुछ औरतें बैठती हैं, आप उनको पाकिस्तानी बता देते हैं। किसान बेचारा सिंगू बॉर्डर नहीं पहुंचता है, थ्योरी बन जाती कि साहब वो खालिस्तानी है। तो वाकई मेरे किसान बंधुओं को सलाम मेरा, और वो मैं बोलना चाहता था। तो मैं बात कर रहा था दोस्तों जमीनी पत्रकारिता की, और ये चुनौती लगातार बढ़ रही है। वो चुनौती इसलिए बढ़ रही है, सिर्फ सरकार का दमन नहीं है, सरकार के प्रभाव में जो न्यूज चैनल्स दिल्ली और नोएडा से चलाए जाते हैं। क्योंकि देखिए हो क्या रहा है न्यूज चैनल्स में, उन न्यूज चैनल्स में अगर आप देखें, प्राइम टाइम में डिबेट क्या होता है, वही जिन्ना, हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, इसके अलावा कुछ नहीं। इस तरह की पत्रकारिता में बिल्कुल मेहनत नहीं लगती है, दिमाग नहीं लगता है। 4 एक्सपर्ट्स को बिठा दो, वो आपस में एक दूसरे के साथ गाली गलौज करते रहें, बस ये है पत्रकारिता और कुछ नहीं है। मगर जमीनी पत्रकारिता में निवेश करने के लिए आपको लोगों की समस्याएं सामने लानी पड़ेंगी, और जब आप लोगों की समस्याएं सामने लाएंगे तो वो सरकार को असहज करती हैं। आप समझिए, सरकार सिर्फ ये हिंदू मुस्लिम डिबेट्स अपने चुनावी फायदे के लिए नहीं चाहता है। सरकार यह भी चाहता है कि वो जमीनी पत्रकारिता से उपजने वाले मुद्दे वो सामने ना आए, क्योंकि जब वो सामने आएंगे तो जनता आपको जवाबदेह बनाएगी। तो इसलिए आप लोगों की चुनौती, जो जमीन पर काम करने वाले, छोटे छोटे इलाकों पर काम करने वाले के पत्रकार जो हैं, उनकी बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए, एक तरफ तो क्या होता है, जिन न्यूज चैनल्स के लिए आप लोग काम करते हैं या जिन अखबारों के लिए आप काम करते हैं, आप लोगों को पैसे वैसे ही बहुत कम मिलते हैं, रोजी रोटी चलाना भी बहुत मुश्किल एक काम होता है। ऊपर से जो नोएडा में बैठे न्यूज चैनल्स हैं वो आपको बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि जब आप किसानों के बीच जाते हैं तो आपको गोदी मीडिया बताकर अक्सर किसान आपको जो है जलील करता है। वो किसान दरअसल अपना गुस्सा निकाल रहा है नोएडा के एंकर्स पर, उनके संपादकों पर, मगर उसका जरिया वो पत्रकार है जो आपके बीच में आ रहा है। तो आप समझ रहे हैं कितनी कड़ी चुनौती है उस जमीनी पत्रकार के लिए, और उसके लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं इनके अपने अखबार जो चाटुकार बने हुए सत्ता के, इनके अपने न्यूज चैनल्स जो प्राइम टाइम में जहर बोकर हमारी मौजूदा पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। आज आप लोगों में से कुछ लोग नहीं समझेंगे, मगर एक दिन आएगा जब हम एक ऐसे मुकाम पर होंगे जब हमारे लिए यू टर्न लेना भी बहुत मुश्किल होगा, और इस तरह की जहरीली पत्रकारिता की एक बहुत बड़ी कीमत यह देश चुकाएगा। आप मुझे बताइए ना, मैं एक सीधा सा सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर हम रोज अपने न्यूज चैनल्स में यह बताएं कि हिंदू खतरे में है, मुगल हम पर आके राज करेगा, 600-700 साल पुराने वाले मुगलों के लिए आजकल के नागरिकों पर हम हमला करेंगे, इससे फायदा किसको हो रहा है? इतिहास में, काले इतिहास में दफन रह के फायदा किसको है? देश आगे बढ़ रहा है इससे? नहीं, हमारी सोच मध्ययुगीन बनती जा रही है। खैर, उस वक्त भी सोच जो है इस वक्त से तो बहुत बेहतर हुआ करती थी।
तो आपको यह समझना पड़ेगा कि यह मीडिया आपका किस कदर नुकसान कर रहा है, आपके परिवारों का नुकसान कर रहा है। और आप जब तक इसे बर्दाश्त करते रहेंगे, जब तक आप इसे देखते रहेंगे, यह तब तक चलता रहेगा दोस्तों। और अब तो यह हो गया है दोस्तों कि मुश्किल सिर्फ इन छोटे छोटे इलाकों में काम करने वाले पत्रकारों की नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले आप लोगों ने पेगासस के बारे में सुना होगा। पेगासस वो सॉफ्टवेयर, एक इस्राएली सॉफ्टवेयर है जो आपके फोन में डाल दिया जाता है। यह डालने का अधिकार सिर्फ देश की सरकारों को है, क्योंकि इस्राएली कंपनी सिर्फ सरकारों को बेचती है। मगर सरकारें अमूमन इसका इस्तेमाल आतंकवादियों के खिलाफ करती है। मगर इसका इस्तेमाल किसके खिलाफ किया गया? पत्रकारों के खिलाफ किया गया। इनमें 2 महिला पत्रकार मेरी दोस्त भी हैं, रोहिणी सिंह और स्वाति चतुर्वेदी। रोहिणी सिंह वो पत्रकार हैं जिनकी एक स्टोरी से अमित शाह जी बहुत दुखी हुए थे। उनके बेटे जय शाह की खबर थी कि जब से मोदी सरकार आई है, जय शाह की संपत्ति में 16,000 गुना का इजाफा हुआ है। चलिए, किसी के तो अच्छे दिन आए। तो रोहिणी पर कोर्ट केसेस तो हुए ही, मगर उनके फोन की जासूसी भी करवाई गई पेगासस के जरिए। उसी तरह से स्वाति ने किताब लिखी थी आई एम ट्रोल, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार तंत्र है वो किस तरह से काम करता है, किस तरह का जहरीला प्रचार करता है, उस पर उन्होंने किताब लिखी थी। अब आप कहेंगे जासूसी है तो क्या हुआ? यकीनन आईटी एक्ट के अंतर्गत सरकार के पास अख्तियार हैं कि वो आपकी जासूसी कर सके, मगर आईटी एक्ट के अंतर्गत पेगासस के जरिए पेगासस हैकिंग करता है आपके फोन की, वो गैर कानूनी है। और कुछ और मैं आपको बताना चाहता हूं। मसलन, फोन दिखाइए जरा अपना, मेरे दे दीजिए। अब जैसे ये फोन बंद है, अगर ये ऑफ भी है, स्विच ऑफ भी है, पेगासस जो सॉफ्टवेयर है स्विच ऑफ होने के बावजूद भी इस वक्त मैं जो बोल रहा हूं, मैं कर रहा हूं, ये तमाम चीजें किसी कंट्रोल रूम में दिखाई और सुनाई दे रही होंगी। आप समझते हैं कितना बड़ा गुनाह है? मैं अपने बच्चों के साथ खेल रहा हूं, ये तमाम चीजें किसी काले कंट्रोल रूम में बैठकर कोई शख्स देख रहा है। जिस महिला के फोन को आपने पेगासस के जरिए हैक किया है, वो नहा रही है, और अगर फोन उसके बाथरूम में है तो वो तमाम चीजें कोई बैठ के किसी कंट्रोल रूम में देख रहा है। और सबसे बड़ी बात, आप आतंकवादियों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। रोहिणी सिंह आतंकवादी है, स्वाति आतंकवादी है, सिद्धार्थ वरदराजन आतंकवादी है, पौरंजय गुहा ठाकुरता आतंकवादी है। पौरंजय गुहा ठाकुरता का गुनाह यह था कि उन्होंने मुकेश अंबानी और गौतम अडानी के बारे में किताब लिखी, जिसको लेकर उन पर कोर्ट केसेस किए गए। और ये लोग कोर्ट केसेस पे नहीं रुके, आप उनकी जासूसी पेगासस के जरिए करवा रहे थे। सबसे शर्मनाक बात, जिस लड़की ने फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, उस लड़की के फोन को भी जासूसी पर लगाया गया। न सिर्फ उसके, बल्कि उसके परिवार के 11 सदस्यों पर। और बताया जाता है कि एक जासूसी में शायद 75 लाख, एक फोन में 75 लाख खर्च होते हैं हैक करने में। 11 फोन, 11 गुना 75 कितना हो सर? मैथ्स आपका अच्छा होगा मुझसे। मतलब 8-9 करोड़ के आसपास आप लगा रहे हैं एक लड़की के ऊपर, वो लड़की जो कि पीड़ित है। मुझे समझाइए ना, गुरमीत राम रहीम की पीड़ित और इस पीड़ित में क्या फर्क है? वो सरकार जिसने उस पीड़ित का फोन पेगासस के जरिए हैक किया, और वो व्यवस्था जो उन बलात्कार पीड़ित को निशाना साध रही है, दोनों में क्या फर्क है मुझे बताइए आप। तो ये हो रहा है दोस्तों पत्रकारिता के साथ। वैसे कितना मिनट हो गया? मैं क्या कुछ बोल सकता हूं? नहीं, मैं तो बोल सकता हूं लगातार, हो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं आपको ज्यादा और वक्त ना लेते हुए मैं अपनी मिसाल देना चाहता हूं। एबीपी न्यूज में मैं था, मैंने छोड़ दिया। और छोड़ने की वजह क्या थी कि एक दिन मैं एंकरिंग कर रहा था
और सुल्तानपुर में एक रेस्टोरेंट मालिक पर गोली मार दी जाती है। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में थे और उन्होंने कहा कि आप आइए उत्तर प्रदेश में निवेश कीजिए क्योंकि यहां लॉ एंड ऑर्डर सुधर चुका है। अब मैंने सिर्फ इतना कहा कि प्रधानमंत्री 2 दिन पहले आश्वासन दे रहे थे और आज क्या हो गया, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं कहा। उसके चलते मुझे 15 दिन की छुट्टी पर भेज दिया गया। वापस आना मैंने सही नहीं समझा, मैं निकलना भी चाहता था क्योंकि मैं समझ रहा था कि मुख्य धारा की मीडिया अब पत्रकारिता करने के लायक नहीं रही। मगर मैंने छोड़ दिया दोस्तों। और उसके बाद क्या होता है, एक दिन अचानक मेरा ड्राइवर कहता है, सर ये जो पीछे आप गाड़ी देख रहे हैं ना, इसे मैं आज चौथी बार देख रहा हूं अपने पीछे। तो मैंने बोला क्यों? कहता है याद है आपको जब आप उस दिन मिली बाबूश के साथ खान मार्केट गए थे? मिली बाबूश मेरे बच्चे हैं। उस दिन भी एक गाड़ी हमारे पीछे थी। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं अकेला था और मैंने थोड़ी स्लो की गाड़ी, वो साइड से जाने लगी और फिर मैं आगे निकल गया क्योंकि उसके शीशे काले थे, मैं नहीं जानता था अंदर कौन था क्या था। फिर अगले दिन क्या देखता हूं कि वो मेरे घर के पास खड़ी हुई है। मैं पुलिस के पास गया, मैंने शिकायत की, पता चला कि वो गाड़ी किसी कश्मीरी की थी जो श्रीनगर का रहने वाला था मगर नोएडा में काम कर रहा था। अब मुझे लगा अगर 1 in a blue chance कि वाकई ये वो है, कोई कश्मीरी मुस्लिम है जो यहां काम कर रहा है दिल्ली में, और अगर मैंने शिकायत को आगे लेकर गया तो वैसे ही तो आपको जानते हैं कश्मीरी और मुस्लिम तो बहुत ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन है पुलिस को ठोकने के लिए। तो मैंने शिकायत वापस ले ली, मगर मैं समझ गया था कि इसकी गाड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा था मुझे टेल करने के लिए। जिस जिक्र अभी जिस चीज का जिक्र पन्नू जी ने कहा, द प्रोसेस इज द पनिशमेंट। मेरे और मेरी वाइफ के खिलाफ 13 करोड़ की टैक्स चोरी के अनाप शनाप टैक्स केसेस दर्ज कर दिए गए। उसके अंतर्गत वो लोग मेरी वाइफ के खिलाफ प्रोसिक्यूशन भी करने वाले थे क्योंकि वो मेरी पत्नी है। करीब 8 या 9 महीने तक उनके प्रमोशन को रोक के रखा गया और उनके साथ बैच था 8 और लोगों का, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस बैच का हिस्सा मेरी वाइफ भी थी। और मुझे याद है जब ये तमाम चीजें होती थी तो आपके अपने ही जो कुछ और पत्रकार मित्र होते थे वो उसको लेके मजे लिया करते थे और कुछ लोग कहते थे अरे कोई बात नहीं यार, अगर तुम सच्चे हो तो डरने की क्या बात है। मैंने बोला डरने की तो कोई बात ही नहीं है भाई, जैसे कहा ना कि जो प्रक्रिया है वही सजा है। द प्रोसेस दिस इज द पनिशमेंट। 2002 से लेके 2017 तक जिस नर्क से प्रजापति परिवार गुजरा है वो प्रक्रिया ही पनिशमेंट है, वही प्रक्रिया सजा है। 2017 से पहले ये वो शख्स था जिसके सामने इस राज्य के गृह मंत्री जो है नतमस्तक होते थे। तो आप समझ सकते हैं उस परिवार को किस असुरक्षा से गुजरना पड़ा था। तो ये जो प्रक्रिया है ना, यही पनिशमेंट होता है। और आज लोग आसानी से कह देते हैं चलिए कोर्ट केसेस हो गए, कोई बात नहीं है, आप जीत जाओगे यार अगर आप सच्चे हो। मगर आप समझते नहीं हो वो जितने भी दिन चलता है, आप जिस टॉर्चर से गुजरते हैं आप तो अंदाजा लगा ही सकते हैं उसका। मगर लोग जिस टॉर्चर से गुजरते हैं आप समझ नहीं सकते हैं वो कितनी बढ़िया सुरक्षा है। मगर मैं यही कहूंगा आप लोगों से कि समर्थन दीजिए हमारे उन पत्रकारों का जो इन छोटे छोटे इलाकों पर काम कर रहे हैं। मैं जानता हूं कुछ ऐसे लोग हैं जो इस पेशे को बदनाम भी करते हैं। कुछ लोगों पर आरोप लगाया जाता है कि भाई जो लोकल पॉलिटिशियंस के वो लोग फिक्सर बने रहते हैं, मगर नहीं। फिर पवन जायसवाल जैसे पत्रकार भी हैं, एक मिसाल हैं छत्रपति जी जैसे भी। उनके हाथ मजबूत कीजिए, उनके हाथ मजबूत कीजिए ताकि किसी का सिला, किसी का परिणाम रामचंद्र छत्रपति जी जैसा ना हो। खैर उनकी तो एक विरासत है, मैं सिर्फ उनकी मौत की बात कर रहा हूं। वो आज जिंदा होते तो मैं नहीं जानता उनके जरिए और वो क्या क्या कर सकते थे। मगर हां, उनकी शहादत ने हम सबको एक मिसाल दी है। और दोस्तों जाते जाते मेरा अपना वो फलसफा है, और ये फलसफा मैं अक्सर उन पत्रकारों को देता हूं जो इन मुश्किल हालात में अपना काम करते हैं। इन तेज हवाओं से घबराना नहीं है।
तेज हवाओं से न घबरा ए बाज, ये तो आती ही हैं तुझे ऊंचा उठाने के लिए।